नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईएमआरई की क्लास में स्टील के खंभों, जो कि गोल स्टील के खंभे थे, उनके अनुरक्षण और रखरखाव के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, सभी स्टील के जो खंभे होते हैं उनकी आयु अधिकतम 40 वर्ष होती है, परंतु इस आयु को बढ़ाने के लिए या फिर इस आयु को मेंटेन करने के लिए सभी स्टील के खंभों में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। जैसे कि पहला कार्य है जस्तीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी नए स्टील पर जंग से सुरक्षा हेतु जस्तीकृत किया जाता है, अर्थात जस्ता माने होता है जिंक, जेडियन। इसकी एक बारीक परत चढ़ा दी जाती है स्टील पर। स्टील पर जस्ते को चढ़ाने के कार्य का निरीक्षण स्टील सप्लायर की कार्यशाला में ही किया जाता है। यानी स्टील की जो सप्लाई होती है जहाँ पे, वहीं पर इसका कार्य किया जाता है। जस्तीकृत लोहा दीर्घ समय तक हवा, पानी, ब्राइन आदि से सुरक्षित रहता है। अर्थात जो स्टील होगी, गोल स्टील, इस प्रकार से उसके ऊपर जिंक की एक परत होती है, जिससे उस पर हवा का, पानी का, ब्राइन का आदि का प्रभाव बहुत ही न्यून पड़ता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पहली बारिश होती है साल की, उसे ही हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। और अम्लीय वर्षा लोहे और भी कई प्रकार की धातुओं पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो जो भी बाहर आउटडोर धातुएं होती हैं, जैसे कि पोल्स हो गए और भी तरह की जो धातुएं होती हैं जो बाहर प्रयोग की जाती हैं, जिनका प्रयोग पोल्स वगैरह में किया जाता है, उन पर यदि अम्लीय वर्षा पड़ती है तो उसमें जंग लगने की स्पीड डबल हो जाती है। अर्थात बहुत ही तेज़ी से उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस दशा में जंग लगने की स्पीड को कम करना, अम्ल का प्रयोग जो है, अम्ल जो है उसके ऊपर कम से कम असर डाल पाए, इसके लिए इस पर लोहे पर गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। अर्थात उस पर बाहरी एक परत चढ़ाई जाती है। जब तक कि जिंक की बाहरी परत धुल नहीं जाती, जस्ता अम्लों के संरक्षण को रोकने में प्रभावशाली नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, यह मूल धातु की तब तक रक्षा करता है, देखिएगा, यह मूल धातु की तब तक रक्षा करता है जब तक कि जिंक की बाहरी परत धुल नहीं जाती। जस्ता जो है वो अम्ल के संरक्षण को रोकने में प्रभावशाली नहीं होता। तब क्या किया जाता है? पिघले जस्ते में लोहे को डुबाकर जो है उसके ऊपर, यानी लोहे के ऊपर जस्ते की एक बढ़िया परत जमाई जाती है, जिससे कि जब अम्लीय वर्षा भी हो तो भी थोड़ा बहुत उस पर टिका रह सके ये जस्ता, और जिससे उसमें दोषों की कमी हो सके। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए जिंक से बना हुआ एक कंटेनर लेते हैं, जिसमें पिघला हुआ जिंक होता है। उसमें लोहे को या फिर स्टेनलेस स्टील को पूरी तरह से डुबा दिया जाता है कुछ देरी के लिए। उसके बाद उसको निकाल के सुखा लेते हैं। तो उस दशा में हर एक पार्ट पे, जो स्टेनलेस स्टील का हर एक पार्ट होता है, वो पूरी तरह से गैल्वेनाइजेशन की, यानी जिंक की एक परत उस पर अच्छे से चढ़ जाती है। इसे ही हम लोग, इस मेथड को बोलते हैं पिघले जस्ते में लोहे को डुबाकर जिंक की परत चढ़ाना। दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इसमें जिंक से बना हुआ एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर तो नॉर्मल ही होता है, जिसमें जिंक का एक द्रव्य डाल देते हैं, जिंक सल्फेट या साइनाइड के बाथ में रख कर, और इसमें एनोड और कैथोड की एक छड़ लगाई जाती है। एक एनोड की छड़ होती है, एक कैथोड की छड़ होती है। जब इसमें लोहे को डिबाया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है, तब
जो जिंक सल्फेट की परत होती है, जिंक सल्फेट का लिक्विड होता है, वो अपने आयंस में टूटने लगता है, Zn+ और SO4- में टूट जाता है, SO4-2 Zn+2। ठीक है स्टूडेंट्स। तब ये लोहा जो होता है उसके ऊपर जिंक की एक मोटी परत चढ़ जाती है, जो कि बहुत अच्छी परत होती है, जिसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे जो गाड़ियों के पेंट होते हैं, बाइक्स के या फिर कार्स के जो पेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा ही चढ़ाए जाते हैं, जिससे यदि पेंट छूटता भी है तो भी उसके अंदर एक बढ़िया लेयर होती है, जिससे क्या होता है, उस गाड़ी में जंग लगने की चांसेस लगभग 5% ही बचती है। 95% गाड़ियाँ जो है वो जंग फ्री हो जाती हैं, यानी उसमें उसमें जंग लगती ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला मेथड है लोहे को जस्ते के चूड़ के संपर्क में गर्म करके, यानी लोहा जो होता है जस्ते का चूड़ गर्म किया जाता है। ये जो है पिघले जस्ते में लोहे को डुबाकर ही एक मेथड होता है, उसी तरह से ये भी है। इसमें जस्ते के चूड़ को गर्म किया जाता है और उसके बाद उसमें लोहे का संपर्क डाल देते हैं, जिससे कि जब वो सूखता है तो जस्ते की पूरी एक मोटी परत उस लोहे पर या स्टेनलेस स्टील पर चढ़ जाती है। इस दशा को ही लोहे को जस्ते के चूड़ में संपर्क में गर्म करके कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। इसके बाद है और कैसे कैसे उस पे उस स्टेनलेस स्टील की मजबूती को और कैसे बढ़ाया जाता है, तो एक मेथड होता है पेंटिंग। ये एकदम कॉमन मेथड होता है। आप अपने घरों में भी लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। तो ये एक मेथड होती है पेंटिंग, ये कि एक श्रेष्ठ मेथड होता है, बहुत ही अच्छा और बेस्ट मेथड होता है। जंग से सुरक्षा हेतु पेंट की प्राथमिकता इस बात पर भी निर्भर करती है कि पेंट करने से पहले धातु सतह को कितनी सावधानी से तैयार किया गया है। कभी कभी इस महत्वपूर्ण बात को महत्वहीन समझ लिया जाता है, अर्थात धातु सतह पर लगा जंग, गर्द, मील, स्केल आदि पेंट की प्राथमिक परत को धातु में अच्छी तरह से चिपकने नहीं देते। जैसे कोई जंग लगा हुआ लोहे पे अगर पेंट किया जाए तो पेंट छोड़ देता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले उस परत को अच्छे से, यदि जंग लगी परत है तो उसको अच्छे से साफ़ करते हैं और WD-40 जिसको बोलते हैं उसको लगा करके उसकी पूरी जंग अच्छे से निकाल दी जाती है। उसके बाद एक बढ़िया पेंट जॉब उस पर किया जाता है। साधारणतया 6 वर्ष के अंतराल में उस स्टेनलेस स्टील पे या जस्तीकृत स्टील पे पेंट करते रहना चाहिए। इससे अच्छा ही होता है कि जस्तीकृत स्टील प्रयोग कर लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पेंटिंग या पेंट जॉब होती है। इसके बाद अगला मेथड होता है सैनिटाइजिंग। सैनिटाइजिंग यह विधि भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि गैल्वेनाइजिंग होती है। स्टूडेंट्स समझिएगा, गैल्वेनाइजिंग जो होती है उसमें जिंक की परत होती है, इसी प्रकार से सैनिटाइजिंग भी होती है, परंतु सिरोपरी लाइनों के लिए इसकी अपेक्षा गैल्वेनाइजिंग ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। जस्तीकृत नट व बोल्ट की आयु सैनिटाइजिंग बोल्ट की आयु की अपेक्षा अधिक होती है। इस विधि में इस्पात को किसी रिटार्ट में जस्ते के चूड़ के साथ पैक कर दिया जाता है। चूड़ को नीली धूल भी कहते हैं। जो चूड़ होती है, रिटार्ट की जो चूड़ होती है या जस्ते की जो चूड़ होती है, उसे नीली धूल भी कहा जाता है। रिटार्ट को कसकर बंद करने के पश्चात भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे इसके अंदर बंद वस्तु का तापमान जस्ते के गलनांक बिंदु तक पहुंच जाए। जो उसके अंदर वस्तु बंद है उसका तापमान जस्ते के गलनांक तक पहुंच जाए, और जो कि जस्ते का गलनांक होता कितना है, 780 डिग्री फ़ारेनहाइट। जस्ते का 786, याद करना बड़ा आसान है, 786 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सैनिटाइजिंग में 600 डिग्री फ़ारेनहाइट से 700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही किया जाता है। रिटार्ट को धीरे धीरे घुमाते रहते हैं, जिससे इस्पात पर जस्ते की समान मोटाई की परत चढ़ सके। यह कार्य 2 से 4 घंटे में पूर्ण हो जाता है। भट्ठी में से रिटार्ट को निकाल कर ठंडा किया जाता है और फिर खोल देते हैं।
इस प्रकार यदि स्टील खंभों और उसकी अन्य फिटिंग्स का अनुरक्षण यथोचित समयानुसार होता रहे तो इसकी आयु में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि केवल खंभों का ही रखरखाव नहीं करना है, बल्कि सिरों पर ही जो लाइनें होती हैं, जो वायर्स होते हैं, नट बोल्ट्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं आदि की भी रखरखाव एवं मरम्मत समय समय पर करते रहना है। इसी से जो गर्डर स्टील के जो स्टेनलेस स्टील के खंभे होंगे, गोल स्टील के खंभे होंगे, उनकी लाइफ बहुत अधिक बढ़ जाती है। और इसको अन्य जानवरों तथा अन्य लोगों से बचाने के लिए इन खंभों के चारों तरफ कांटेदार तार खंभे पर लपेटकर इसको यांत्रिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जंग लगना लाइन के नष्ट होने का प्रमुख मुख्य कारण होता है, यह बात ध्यान रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी सेल्यूलाइजिंग, पेंटिंग, पिघले जस्ते में डुबाकर जस्तीकरण करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना तथा लोहे को जस्ते के चूड़ में संपर्क करके गर्म करना। 3 मेथड हो गए और एक मेथड और था गैल्वेनाइजिंग करना। ये प्रमुख मेथड्स हैं जिनसे गोल स्टील के खंभों को बचाया जा सकता है। यही खंभों के ही गोल स्टील के खंभों की तरह ही गर्डर स्टील के भी खंभे होते हैं। तो इनको एक लेक्चर के द्वारा समझ लेते हैं कि गर्डर स्टील के खंभे क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जो घरों में गर्डर प्रयोग होता है उसी प्रकार के खंभे होते हैं। इस प्रकार का आकार होता है इनका शेप अलग अलग होता है, पर इनका प्रयोग जो है वो लगभग हर प्रकार की संचरण लाइनों में किया जाता है। भारतवर्ष में संचरण लाइनें गर्डर खंभों द्वारा भी बनाई जाती हैं। 11 kV, देखिएगा 11 kV, 33 kV, 66 kV लाइनें इनके द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 33 kV और 66 kV लाइनें बनाई जाती हैं। 11 kV लाइनें एक गर्डर द्वारा, 33 kV तथा 66 kV लाइनें यच गर्डर द्वारा, देखा होगा आपने, इस प्रकार से रहता है, यच गर्डर द्वारा बनाई जाती हैं। इनकी लंबाई साधारणतया गोल खंभे होते हैं उन्हीं जैसी होती है, परंतु 13.80 मीटर लंबे होते हैं ये, और इससे लेकर के 18.60 मीटर तक हो सकती है। इससे अधिक लंबाई के गर्डर भी बनाए जा सकते हैं ऑर्डर दे करके। इन्हें लाइन बनाए जाने वाले स्थानों पर ले जाया जाता है और वहीं इन पर क्रॉस भुजा आदि फिट करके इनको खड़ा किया जाता है। इन पर 195 मीटर तक का पाट रखा जा सकता है। पाट का मतलब जो तार की लंबाई होती है वो 195 मीटर तक की वो रख सकते हैं। इन्हें कंक्रीट फाउंडेशन में सेट किया जाता है। जो इसका बेस होता है वो कंक्रीट फाउंडेशन का होता है, जैसा कि सभी पोल्स का बेस होता है उसी प्रकार से। लाइन बनाने के 1 वर्ष तक इन्हें ऐसी अवस्था में ही रहने दिया जाता है जिससे कि इस पर मील स्केल दूर हो जाए। अब इन्हें ठीक प्रकार साफ करके इन पर पेंट पोता जाता है। ये पृथ्वी का क्षेत्र कम घेरते हैं, यही इसका विशेष लाभ है, क्योंकि इनका आकार अन्य पोल्स की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, इसलिए ज़मीन पर कम जगह घेरते हैं। गोल खंभों की तरह ही पेंट द्वारा भी इनका पोषण किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, इतने टॉपिक्स आप लोग तैयार करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको विस्तृत आधारित जालक इस्पात संरचना चित्र सहित तथा इंसुलेटर के टाइप्स समझाए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।